हेलो। अपन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रकाश सिंह चौहान है। ठीक है। तो 11th क्लास में अपने ड्राइंग की बुक चेंज हुई है इस बार। आरबीसी ने अपना सिलेबस चेंज किया है। आरबीसी ने अपना सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया है। ये बुक आपकी इस बार रखी गई है। ठीक है। इस बुक का नाम आप पढ़ लीजिए। इसमें भारतीय कला का परिचय भाग 1, ठीक है, ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के लिए। यह आपकी नई बुक इस बार है। ठीक है। तो कोरोना की वजह से आपको कुछ चैप्टर यहाँ पे हटाए भी गए हैं आरबीसी के द्वारा। तो अपनी बुक में जो टोटल चैप्टर है इसमें 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर 8 है। क्योंकि ये अपन को पता होना जरूरी है कि अपन जो सिलेबस में है वही चैप्टर पढ़ रहे हैं या उसके अलावा अदर चैप्टरों को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उन चैप्टर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 7 ये आपके पढ़ने के लिए है। इन चैप्टरों को आपको पढ़ने हैं। अब है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 8 ये आपके हटाए गए हैं। ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे इसमें कि जो अपना ड्राइंग का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। ठीक है। इसमें क्या डिवाइडेशन है? तो डिवाइडेशन ये रहेगा कि थ्योरी पेपर आपका होगा वो होगा 30 मार्क्स का, यानी 30 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो आपका होता है वो होता है 70 नंबर। ठीक है। इस तरीके से आपका ये 100 नंबर का पेपर होता है। अब प्रैक्टिकल में भी आपके दो भाग हैं। ठीक है। एक आपका हो गया वस्तु चित्रण और एक वस्तु चित्रण आपके 25 मार्क्स का है और दूसरा है चित्र संयोजन। ये भी आपके 25 मार्क्स का है। तीसरा आपका इसमें रह जाएगा जो फाइल वर्क आप कर रहे हैं। ठीक है। जो सबमिशन का जो यानी पेंटिंग वगैरह बनाने हैं वस्तु चित्रण और चित्र संयोजन से संबंधित ये फाइल के आपके 20 नंबर। ठीक है। इस तरीके से 70 नंबर ये हो गया आपके। ठीक है। 25, 25 और 20 ये हो गए 70 और 30 नंबर का आपका थ्योरी पेपर, 70 का प्रैक्टिकल, 100 और फिर ये प्रैक्टिकल रिवाइडेशन। अब थ्योरी में अपना चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 अपना रखा गया है प्रागैतिहासिक कला से संबंधित। प्रागैतिहासिक कला यानी आपने प्रागैतिहासिक कलाओं के बारे में की छोटी कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया होगा। छोटी कक्षाओं में आपने आदिमानव के बारे में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है। तो आदिमानव के द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के नाम से या चित्र शैली के नाम से जाने जाते हैं। उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 कितना है? प्रागैतिहासिक शैल चित्र। पहले अपन को चैप्टर के नाम को समझना जरूरी है कि चैप्टर क्या नाम है क्या नहीं है। तो प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राग प्लस इतिहास। ठीक है। प्राग प्लस इतिहास। अब प्रागैतिहासिक में क्या होता है? हमें कोई भी लिखित अवशेष नहीं मिलता है। कोई भी लिखित अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। लिखित अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। ये होता है किसमें? इसकी बात कर रहे हैं अपन प्रागैतिहासिक में। अब जो
दूसरा अपना हो जाता है ऐतिहासिक। एक तो होता है प्रागैतिहासिक, दूसरा होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यानी इसका इतिहास से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है, तो उसमें अपन मान लेंगे तो इसमें ये होता है कि इसमें लिखित अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक में तो क्या होता है, लिखित अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, और ऐतिहासिक में क्या होता है, लिखित अवशेष क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये क्लियर आपका टॉपिक, ठीक है। ये अब शैल चित्र क्या बीमारी है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चित्र का अंदर तो आप समझते हो, जो चित्र बनाए जाते हैं वो चित्र होते हैं, और जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं वो चित्रों में इंक्लूड की जाती है। और शैल चित्र का मतलब होता है, शैल का मतलब होता है चट्टान, यानी ये चित्र कहाँ पे बने हुए हैं, प्रागैतिहासिक आदि मानव से संबंधित चित्र या आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र कहाँ पे बने हुए हैं, चट्टानों पे बने हुए हैं, ठीक है। अब अपन इसमें आगे बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अपन प्रागैतिहासिक में बात करते हैं। तो बुक में आपके जैसे इसमें दे रखा है कि अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे प्राग इतिहास कहा जाता है, ठीक है। कोई लिखित अवशेष नहीं है जिसके कारण एक पुस्तक में कोई अवशेष प्राप्त है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध तो होते भी कैसे, उस समय न तो कागज था न ही कोई भाषा या लिखित यानी उस समय जो अवशेष प्राप्त हमें कैसे होते, क्योंकि उसका मुख्य रीजन है कि उनके पास लिखने का कुछ नहीं था, न कागज था न कोई उनकी लिखित भाषा थी। प्राग इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। जो ये प्राग इतिहास है इसको हम अक्सर क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। ऐसी परिस्थिति में मानव कैसा रहता होगा ये विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं किया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। यानी उन मनुष्यों के बारे में या प्रागैतिहासिक आदि मानव के बारे में जानना जब तक कठिन रहा, जब तक यानी किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने या रिसर्च ने वहाँ पे शोध नहीं किया था, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई थी इतिहासकारों ने, जब तक वो संशय बना रहा था कि वहाँ पे जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, फिर आगे क्या कह रहा है इसमें। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले, ठीक है। वहाँ पे खुदाई की गई, कहाँ पे खुदाई की गई, गुफाओं में खुदाई की गई, तो वहाँ पे क्या मिले थे, औजार मिले थे, औजार के साथ साथ मिट्टी के बर्तन मिले थे, आवास स्थल मिले थे उनके, और मनुष्य और जानवरों की हड्डियाँ वहाँ से प्राप्त हुई। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ की जो खुदाई की गई थी, ठीक है, जो वो गुफाओं में रहता था आदि मानव, तो उन गुफाओं या स्थलों की खुदाई की गई, तो उन स्थलों से जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो अवशेष कौन कौन से हैं, तो औजार प्राप्त होते हैं, औजार मतलब हथियार, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन, और क्या प्राप्त होते हैं यहाँ पे, आवास स्थल से ये चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ क्या मिलती है, मनुष्य एवं जानवरों की हड्डियां, ये सामग्री मिलती है। कहां से मिलती है, गुफाओं से मिलती है, क्योंकि आदि मानव कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, तो एक्चुअली वही है कि जो गुफाएं बनी हुई थी उन गुफाओं में वो निवास करता था। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि आदि मानव के द्वारा ही उन गुफाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके पीछे मेन रीजन ये हो सकता है कि जो डरावनी जंगली जानवर थे, ठीक है, शेर है, बाघ है, चीता है, कोई भी अदर रीछ है, भालू है, उनसे क्या उसको डर बना रहता था, डर से ये छुपने के लिए वो क्या करता था, गुफाएं बनाई, और जो कपड़े वगैरह वो क्या करते थे, पत्तियों से या पेड़ों की छाल का पहनता था वो। अब आगे अपन देखते हैं, इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों को खींची
की गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। यानी जो ये गुफाएं बनी हुई थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई थी, उन गुफाओं की दीवारों पे क्या है, स्केच बने हुए थे, रेखा चित्र बने हुए थे। उन रेखा चित्रों के बारे में अध्ययन करके विद्वानों ने अपना रिसर्च पेपर तैयार किया। उस रिसर्च पेपर को लोगों के सामने लाए, उसके बारे में पब्लिश किया और बुक वगैरह में इससे कुछ लिखा था। इससे ये जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। यानी उससे हमें क्या पता चलता है कि आदि मानव वो कैसे रहता था, क्या खाना पीना करता था, कैसे उसने चित्र बनाए थे। अपना मेन फोकस चित्र पे रहेगा, क्योंकि आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, चित्रकला की स्टडी कर रहे हैं, जिसके पीछे अपना मेन रीजन रहेगा या अपना मेन मोटिव यही रहेगा कि अपन चित्रकला की स्टडी करेंगे मुख्य रूप से। आगे अपन देखते हैं इसमें, जब मनुष्यों की खाना पानी कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वह अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने का भी प्रयास करने लगा। यानी उसकी जो सामान्य जरूरतें थी, जैसे खाना पीना कपड़ा आवास, ठीक है, ये अपनी भी सामान्य जरूरतें होती है। वर्तमान समय में क्या क्या जरूरतें होती हैं, देखो अपनी सामान्य जरूरतें क्या क्या होती हैं, उसके बाद ही अपन ऐसा आराम करते हैं या शौक मौज करते हैं, ठीक है, जो नए नए अपने माइंड चलता है आगे या नई चीजें लेने की सोचते हैं अपन, पहले ये जरूरी है खाना पीना, इसके बाद कपड़ा और आवास, ये मुख्य 3 चीजें होती है, ठीक है। रहने के लिए मकान होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ अपने पास होना चाहिए, ये आदि मानव की मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो ये जरूरतें क्या उसकी पूरी हो गई, क्या हो गई, पूरी हो गई। तो उसके बाद उसके मन के जो विचार थे, उद्गार थे, मन में जो नए नए ख्याल आ रहे थे, उस ख्यालों को उसने क्या किया था, गुफाओं की दीवारों पे चित्र बना दिए थे, ठीक है, गुफाओं की दीवारों पे चित्र बना दिए थे। अब आगे देखते हैं, विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने रेखा चित्र या कुछ लाइनें वगैरह खींच ली, ठीक है। तो वो आदि मानव के चित्र हैं बहुत सारे, आप इसमें देखोगे तो वो काफी अच्छे चित्र तो नहीं कह सकते, पर काफी हद तक वो पहचान में आते हैं, ऐसे चित्र वो बनाया करता था ज्यादातर। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा, शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख करने के लिए चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, ठीक है। अब उसने चित्र तो बना दिए भाई साहब, चित्र क्यों बनाए थे, उसके पीछे भी क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपन। तो उसके पीछे मेन रीजन यही हो सकता है कि अपने घर को सजाने के लिए या डेकोरेट करने के लिए। वर्तमान समय में अपन क्या करते हैं, कोई पेंटिंग्स वगैरह खरीदते हैं या कोई भी देवी देवता की तस्वीर लाते हैं या कोई भी डेकोरेटिव आइटम लाते हैं, तो घर को डेकोरेट करने के लिए लाते हैं, ठीक है। तो आदि मानव भी वैसे करता था। एक रीजन तो ये हो सकता है कि वो क्या करता था, उसको सजाने के लिए करता था गुफाओं को, या अपने आवास को सजाने के लिए करता था। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो अपनी दैनिक जीवन की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को मेंशन करने के लिए, उनके बारे में याददाश्त रखने के लिए वो उनको बनाता था, ठीक है, ये हो सकता है दूसरा रीजन। वर्तमान में भी अपन क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरी मेंटेन करते हैं, तो आदि मानव भी यानी उस समय मान सकते हैं कि डायरी मेंटेन करता था, क्योंकि कन्फर्म अपन नहीं कह सकते हैं कि आदि मानव के बारे में इतनी डिटेल विद्वानों के पास भी नहीं मिली है, तो कन्फर्म अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मान सकते हैं ठीक है। इतिहास में तो अपन कह सकते हैं, उसका प्रूफ होता है इतिहासकारों के पास, जबकि प्रागैतिहासिक कला में विद्वानों के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी पुराना पत्थर काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मानव का ये जो आरंभिक जो काल था यानी स्टार्टिंग का जो समय था, उसको पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पुरापाषाण काल। अब
भाई नया वर्ड आता है तो नया वर्ड इसका मतलब क्या होता है, पूरा ये पहले का, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। फिर पाषाण, पाषाण क्या है मतलब पत्थर, ठीक है, इसमें हिंदी में आपने प्रायवाची पढ़े होंगे। फिर है काल, काल का मतलब होता है समय। अब पाषाण काल इसको क्यों कहा गया, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, ठीक है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि वो जो वो जो भी औजार बनाता था, ठीक है, औजार हथियार, औजार की जरूरत क्यों पड़ती थी उसको, शिकार करने के लिए। उसका मेन तो यही था, शिकार करना, ठीक है। शिकार किसके लिए करता था, भोजन प्राप्त करने के लिए, जंगली जानवरों को मारकर वो खाता था, ठीक है, शिकार करना। तो यानी वो जो औजार बनाता था वो किससे बनाता था, पत्थरों से बनाता, ठीक है। ज्यादातर उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं किसके प्राप्त हुए हैं, प्राथमिक सामग्री के अवशेष पत्थरों से प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसको पूरा पाषाण काल के नाम से भी अपन जान सकते हैं, ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल के बारे में भी अलग अलग विभाजन आएंगे इसमें, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें देखना है उसमें देखते हैं अपन, प्रागैतिहासिक चित्रकार्य दुनिया के अनेक भागों में पाई गई। हम वास्तव में ये नहीं जानते कि पूरा पाषाण युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी। यानी ये हमें अवशेष प्राप्त नहीं होते कि पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य था वो क्या अवशेष बनाए थे या पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे, उसके कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते। यानी पूरा पाषाण काल के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये पूर्व पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के कोई भी अवशेष नहीं है। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, दोबारा इसको अलग से लिखते हैं अपन, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब जो अपन बात करते हैं इधर आगे, ठीक है, ये पाषाण काल है तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इस समय के यानी कोई भी अवशेष नहीं मिलते हैं, ठीक है। चित्र के अवशेष नहीं मिलते हैं, ये अपन को पता चलेगा। अब दूसरा जो इसमें दिख रहा है वो है उत्तर पूरा पाषाण काल। ये वाला लगाना है आपको, मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना। पूरा पाषाण काल इस उत्तर पूरा पाषाण काल, इसमें क्या है, चित्र के अवशेष हमें मिलते हैं, चित्र अवशेष मिलते हैं, ठीक है। हम मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते कि ये प्रागैतिहासिक कला है, ये तो आपने समझ लिया, आपको कौन सी चीजें मिली, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। प्रागैतिहासिक काल क्या है ये आपको पता चल गया। इसके बाद ये पूछा जाए कि चित्रों के अवशेष कौन से काल में मिलते हैं, तो उत्तर पूरा पाषाण काल में चित्रों के अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य की कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वर्ग आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतिलिपि बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं। यानी भारत में जो भी चित्र मिले हैं उसके उत्तर पूरा पाषाण काल के अवशेष हैं, उसके अवशेष नहीं मिले, ये अपन ने पहले पढ़ लिया। अब जो ये चित्र कहाँ मिले थे, तो गुफाओं की दीवारों पे मिले थे। चित्र कहाँ मिले थे, गुफाओं की दीवारों पे और छतों पे। दीवारों पे व छतों पे ये चित्र मिले थे, जिन छत पे उल्टे चित्र बनाए गए थे।
अब जो ये चित्र बनाते थे इसमें ज़्यादातर वो दैनिक गतिविधियों को बनाते थे और मनुष्य की जो भी शिकार से संबंधित दृश्य थे उनको वो चित्रित करते थे। उनके साथ साथ उनकी कोई पट्टी चिन्ह भी थे, जैसे वर्ग थे, वर्ग, आयत, ठीक है, इनको भी वो ज़्यादातर चित्रों में यूज करता था। ये कहलाएगी आपकी ज्यामितीय आकृति। कौन सी आकृति है? ज्यामितीय आकृति। ये वर्ड आपके ज्यामितीय आकृति वाला वर्ड है, बार बार इसमें रिपीट होता रहेगा आपका ज्यामितीय आकृति। ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बार बार आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा मैं। वर्ड क्या होता है, ये ज्यामितीय आकृति क्या होती है, वर्ग, आयत, त्रिभुज, जो भी मैथ में या गणित में जो भी चीजें काम में लेते हैं, जो भी रेखा गणित में काम में आती है, वो चीजें कहलाती है ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है। अब इसका जो विकास कब हुआ, कैसे हुआ, या शुरुआत में चित्र कहाँ मिले, किस विद्वान ने इन चित्रों को देखा था, उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है आपकी।